नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्तवाल और हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हम इसमें आपको बताते हैं कि क्या सच है, क्या झूठ है और कौन सी ऐसी अफवाहें हैं जिनसे आप बचकर हैं। इसके साथ ही हमारे इस कार्यक्रम में हम आपके लिए दुनिया भर के एक्सपर्ट्स के साथ खास इंटरव्यूज लेकर आते हैं और ऐसे ही एक शख्स का इंटरव्यू आज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान प्रोफेसर राजेश भोपाल जुड़ने वाले हैं, जो कि एमेरिटस प्रोफेसर हैं दरअसल पब्लिक हेल्थ एडिनबरा यूनिवर्सिटी के, जो कि स्कॉटलैंड में है। वहां पर वो मौजूद हैं और उन्होंने हमसे एक बात कही है कि किस तरीके से हर्ड इम्यूनिटी ही इस वक्त हमारे पास एक चारा रह गया है जब तक वैक्सीन नहीं आती है। इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए एक दूसरी बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। दरअसल अगर आप पिछले कुछ दिनों के आंकड़े देखें तो हमारे देश में ऐसे कई राज्य हैं जिनमें एक बार फिर से कोरोना के मामलों में उछाल आ रहा है, जिसे हम अक्सर स्पाइक्स कहते हैं। तो ये सबसे पहले जिस राज्य के बारे में चर्चा होती रही है वो है दिल्ली। आप देख सकते हैं कि दिल्ली में किस तरीके से मामले काफी घट गए थे। दिल्ली ये दावा भी कर रहा था कि हमने मामलों को कंट्रोल कर लिया है और एक बार फिर से आप देख सकते हैं कि ये नंबर बढ़ रहे हैं। और कहाँ एक टाइम पे जब 4000 के करीब तक आंकड़े पहुंचने लगे थे, लग रहा है कि धीरे धीरे हम एक बार फिर से सितंबर के महीने में उसी तरफ बढ़ रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री का कहना है कि ऐसा नहीं है, कि टेस्टिंग बढ़ रही है इसलिए मामले ज्यादा बढ़ रहे हैं। वहीं अब आपको एक और राज्य का हाल इस वक्त का दिखाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये गुजरात है और इसमें हम आपको मार्च के महीने से लेकर के 1 सितंबर तक के आंकड़ों का हाल दिखा रहे हैं। बीच में ऐसा लग रहा था कि गुजरात ने शायद काबू पा लिया है, लेकिन एक बार फिर से उसके मामले बढ़ते रहे और अभी आप देखें तो लगातार एक दर के साथ, एक स्टैंडर्ड दर, स्टेडी रेट के साथ वो बढ़ते ही जा रहे हैं और ये चिंताजनक बात हो रखी है। बल्कि इस तरह की भी खबरें गुजरात से लगातार आती रही है कि शायद जितनी मौतें हो रही हैं अस्पतालों में भी, उसकी भी अंडर रिपोर्टिंग की जा रही है। चलिए अब नजर डालते हैं असम पर। असम के हम जो आपको आंकड़े दिखा रहे हैं वो 1 अप्रैल से लेकर के 29 अगस्त के हैं। आप देख सकते हैं कि जब दूसरे राज्यों में मामले बढ़ रहे थे, असम अपने मामलों को कंट्रोल किए हुए था और बहुत कम मामले वहां पर नजर आ रहे थे, इसलिए लंबे वक्त तक उसकी लाइन जो है वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल चल रही थी। लेकिन एक बार फिर से जब उसमें उछाल आया, फिर थोड़ा कंट्रोल किया गया और आप देख सकते हैं कि हाल के दिनों में एक बार फिर से हम एक स्पाइक देख रहे हैं। वहां पर केसेस जो दिन के आ रहे हैं, डेली प्रतिदिन के केसेस, वो बढ़ते जा रहे हैं। अगला राज्य जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में शुरुआत में मामले आए, कुछ जो अर्ली केसेस थे, शुरुआती दौर के पहले केसेस, वो वहां पर देखे जा रहे थे जो हज से लौट कर आए लोगों के थे। लेकिन उसके बाद जम्मू कश्मीर ने बहुत बेहतरीन तरीके से उसे कंट्रोल किया। अब हम आपको ये जो पूरे मामले दिखा रहे हैं वो आप देख सकते हैं कि बढ़ते जा रहे हैं और अचानक से उसमें कहीं ना कहीं ये जो बढ़त देखी गई वो हमने आपको 25 अगस्त तक की दिखाई थी। माफ कीजिएगा, आप ग्राफिक्स में सितंबर दिखाया था, वो 25 अगस्त था और 25 अगस्त तक के मामले हमने आपको दिखाए कि किस तरह से बढ़ते जा रहे हैं। अब हम आपको उत्तर प्रदेश के ये मामले दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बहुत देर तक मामले कम आ रहे थे, सरकार की तरफ से ज्यादा मामले रिपोर्ट नहीं किए गए थे, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि ये मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और यही नहीं, उत्तर प्रदेश से अब बदइंतजामी की भी खबरें हमने देखी हैं और लगातार इस पर चिंता बढ़ती जा रही है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर राकेश वर्मा हैं, जो कि प्रोफेसर ऑफ कार्डियोलॉजी हैं, साथ ही एडिशनल डायरेक्टर जनरल हैं हेल्थ सर्विसेज DGHS है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर वर्मा। लेकिन चिंता की बात यह हो रही कि जो राज्य कंट्रोल कर रहे थे अपने मामलों को, असम खासतौर पे जिसमें शुरुआत में कुछ नहीं दिख रहा था, दिल्ली का बहुत अच्छा हाल था, वहां जम्मू कश्मीर, वहां अब एक बार फिर से दोबारा स्पाइक्स दिख रहे हैं। देखिए, आपका जो प्रश्न है बहुत ही सामयिक और बहुत प्रासंगिक है, लेकिन आपके माध्यम से मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ जनमानस को भी, इस देश की जनता को भी, चाहे वो दिल्ली प्रांत की हो, चाहे असम प्रांत की हो, उत्तर प्रदेश प्रांत की हो। इस समय देश में हाईएस्ट लेवल पे जो सबसे उच्चतम लेवल है माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय हर्षवर्धन जी का जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य सचिव, वो दिन में कम से कम 4 से 6 घंटे इसी बारे में एक मीमांसा होती है, बस चर्चा होती है कि कैसे अपने देशवासियों को इस भयावह बीमारी से, महामारी से सरकार बचाए, क्या कदम लिए जाएं कि जिससे एक भी नया मरीज कोरोना का ना हो
और कोई संक्रमित हो गया है तो उसका कैसे अधिक से अधिक इलाज किया जाए। लेकिन मैं एक बात याद दिलाना चाहूँगा, जो आपको भी पता है कि ये लड़ाई केवल सरकार की नहीं है, ये लड़ाई कोई केंद्र सरकार की है, राज्य सरकार की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई मेरी और आपकी है। ये उस हर भारतीय की है जो भारत में निवास करता है और वो चाहता है कि देश से बीमारी भागे। उसके क्या काम है? बहुत आसान है। एक मेडिकल सोशल डिस्टेंसिंग, किसी भी नए आदमी से, किसी भी अजनबी आदमी से, किसी भी आदमी से जिससे पिछले सप्ताह 10 दिन में आप नहीं मिले हैं, तो 6 से 8 फुट का डिस्टेंस मेंटेन करें, लगभग 2 मीटर का डिस्टेंस मेंटेन करें। जब कभी पॉसिबल हो तो घर में रहें या दफ्तर में रहें, घर से ही दफ्तर अपना चलाएं। यहाँ तक पॉसिबल हो तो मार्केट्स, प्लेसेस, भीड़ वाली जगह, मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, उन जगहों पर मत जाएं। जो मीटिंग्स आप टेलीफोन पे कर सकते हैं, वीडियो पे कर सकते हैं, उसे फिजिकली ना करें। जो सामान होम डिलीवरी से मंगा सकते हैं उसके लिए खुद मार्केट में ना जाएं। फिर अगर मार्केट में जाना ही पड़ता है, अपरिहार्य हो रहा है, तो 6 से 8 फुट की दूरी मेंटेन करें, थोड़ा संतोष रखें। फिर भी अगर बाहर जा रहे हैं तो एक उपयुक्त मास्क का इस्तेमाल करने में कोई परहेज ना करें। कोई ऐसा मत सोचे कि आप पे कोई स्टिग्मा लग रहा है। ये जो है एक ढाल है जो मेरे और आपके दोनों के लिए जरूरी है, आपके निकट संबंधी के लिए जरूरी है, आपके खुद के लिए भी जरूरी है। तीसरी बात, अगर आप एक नई जगह जाते हैं, नए दफ्तर में जाते हैं, लिफ्ट पे चढ़ रहे हैं, जीना चढ़ रहे हैं, रेलिंग पकड़ के चढ़ रहे हैं, मेट्रो अब आज से खुल गई है, मेट्रो का हैंडल पकड़ रहे हैं या उसकी सीट पकड़ रहे हैं या ऊपर की रेलिंग पकड़ रहे हैं, तो अपने हाथों को जहां जितनी जल्दी हो सके साबुन से धोइए। इसमें कोई साबुन महंगे की जरूरत नहीं है, साधारण सा साबुन का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो नहीं है तो लोग सैनिटाइजर की छोटी छोटी बोतल जेब में रख रहे हैं, जिससे हाथ अच्छे से मल के नाखूनों को और उंगलियों के बीच के पोरों को अच्छे से सैनिटाइजर लगा के उसे हवा से ड्राई कराइए। कोशिश करिए। ये अगर प्रिकॉशन ले लेंगे तो जो सेकंड स्पाइक की आप बात कर रही हैं कि दोबारा केसेस बढ़ रहे हैं, मैं पूरी उम्मीद से, पूरा विश्वास से आपको बताना चाहता हूं ये दोबारा नहीं होगा। इसलिए कृपया, लॉकडाउन खत्म हो रहा है लेकिन लॉकडाउन चल रहा है। आपको एक सेल्फ इम्पोज लॉकडाउन करना है कि मुझे घर से तभी निकलना है जब अति आवश्यक हो। भीड़ वाली जगह पे नहीं जाना है, ऐसी जगह अवॉइड करनी है जहां पे लोग मौजूद हों। जी बिल्कुल, ये क्योंकि आप सही कह रहे हैं, जो आंकड़े हैं, जो नंबर हैं, वो दरअसल लोग ही हैं। तो ये वो लोग हैं जिनसे कहीं ये एक्सपोजर हो गया और नई बीमारी हो गई, तो अगर इसे रोकना है तो हम लोगों को ही इस पर काम करना होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब हमारे साथ बात करने के लिए। और नंबर बढ़ने की एक वजह यही है, जैसे कि हम कह रहे हैं कि अनलॉक हो रहा है, लोग बाहर जा रहे हैं, पर उसको करना भी ज़रूरी हो गया है क्योंकि अब इकोनॉमी के जो हाल हैं उसके बाद कितने दिन तक काम ठप रहेगा, इस पर सवाल लगातार उठते रहे। और ऐसा देखा गया है कि कुछ एपिडेमोलॉजिस्ट हैं, यानी कि जो ऐसे लोग जो इस बीमारी पर काम करते हैं, वो भी कह रहे हैं कि हमें अपना अनलॉक करना ही पड़ेगा। और ब्रिटेन के एक टॉप एपिडेमोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने कहा है, जो कि प्रोफेसर राज भोपाल हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा में प्रोफेसर एमेरिटस हैं। उन्होंने एक पेपर लिखा और उसे पब्लिक हेल्थ इन प्रैक्टिस जर्नल में पब्लिश किया है। और उनका कहना है कि जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती है, कोई रिलायबल वैक्सीन नहीं आ जाती, तब तक हर्ड इम्यूनिटी ही एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है। वो कहते हैं कि भारत में भी ये स्ट्रैटेजी अप्लाई की जा सकती है। उन्होंने एक पेपर लिखा कोविड-19 ज़ुगज़ुआंग के नाम से, तो उनसे हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में हर्ड इम्यूनिटी पर हम भरोसा कर सकते हैं। दरअसल हर्ड इम्यूनिटी होती क्या है? इसका मतलब ये होता है कि एक बड़ी आबादी जो है उसके अंदर ये वायरस फैल जाए और वो संपर्क में आ जाए, उससे हर्ड इम्यूनिटी आ जाती है। और ये दो टाइप की होती है, एक होती है नेचुरल इम्यूनिटी और दूसरी होती है अचीव्ड। नेचुरल इम्यूनिटी का मतलब है कि लोग अपने आप ही खुद ही उनको वायरस उनके पास आ गया, किसी तरीके से एक्सपोजर हो गया। अचीव्ड वैक्सीनेशन देके आपको इम्यूनिटी दी जाती है, उसे अचीव्ड हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। और उनका कहना है, डॉक्टर भोपाल का, कि 40% आबादी को अगर इम्यूनिटी आ जाती है तो हम हर्ड इम्यूनिटी का होना मानेंगे। चलिए, इस पर चर्चा करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि भारत के अलग अलग देशों में जो दिखाया गया सेरो सर्वे के मुताबिक कि कितने लोगों में एंटीबॉडी है, क्या ये काफ़ी है भारत की हर्ड इम्यूनिटी के लिए। प्रोफेसर राजेश भोपाल हमारे साथ जुड़ गए हैं, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। प्रोफेसर भोपाल, आपने जो पेपर लिखा है उसमें आप क्या कहना चाह रहे हैं हर्ड इम्यूनिटी को लेकर के? हम कैसे पैंडेमिक ये जो चल रहा है उसको एक तरह से लॉन्ग टर्म सोल्यूशन मान सकते हैं?
Yes, well, I have published a paper with a title COVID-19 Zugzwang. मैंने पॉपुलेशन इम्यूनिटी पर एक पेपर पब्लिश किया है। इस महामारी को कंट्रोल करने के दो ही तरीके हैं, या तो वैक्सीन के जरिए या फिर लोग संक्रमित हों और खुद ही इम्यूनिटी डेवलप कर लें। सुरक्षित और असरदार वैक्सीन अभी बहुत दूर है। कई वैज्ञानिकों का कहना है कि अगली गर्मी तक हमें वैक्सीन मिल जाएगी और ये बहुत लंबा समय है। इसलिए इस बीच में जब संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है तब एक तार्किक तरीका होना चाहिए। बच्चों और 25 से 30 साल के युवाओं के लिए इसका नुकसान बहुत कम है। इससे शायद ही कभी युवाओं की मौत हो या उन्हें कोई समस्या हो। लॉकडाउन और सरकार के दूसरे फैसलों की सबसे ज्यादा मार युवाओं पर पड़ी है और बुजुर्गों को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। हमें युवाओं के बीच पाबंदियों को कम करके और बुजुर्गों के लिए कड़े नियम कर इस बारे में सावधानी से सोचना चाहिए ताकि युवाओं में इम्यूनिटी बन सके। 40% लोगों का संक्रमित होना हर्ड इम्यूनिटी हासिल करने के लिए पर्याप्त है। अगर हमारे पास कुछ और तरीके हों जिससे हम आर फैक्टर को 1 या 1 से 2 के बीच रख सके तो उससे इसमें मदद मिल सकेगी। यही मेरी दलील है जिससे कई लोग सहमत भी हैं। Our approach should be a logical one. And the logical approach is that तो अगर हम 40% का आंकड़ा लेके चलते हैं तो हमारे कई शहरों में इसके आसपास हम पहुंचते जा रहे हैं। लेकिन प्रोफेसर साहब, जिस तरह से नंबर्स आ रहे हैं भारत में 90,000 के पार प्रतिदिन के, क्या भारत के लिए आप कहेंगे कि हम भी इसी तरीके से खुलते जाएं और आगे बढ़ते जाएं? there isn't really any option. I mean, that's why I've entitled my paper COVID-19 Zugzwang. If we had a better option, we would definitely take it. अगर हमारे पास कोई बेहतर विकल्प होता तो उसे हमने अपना लिया होता। लेकिन लोगों के स्वास्थ्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज समृद्धि है। लोगों के साथ साथ डॉक्टरों और शिक्षाविद का सामाजिक स्वास्थ्य बेहद महत्वपूर्ण है। वो जो इस क्षेत्र में करीब 40 साल से हों। मैं 40 साल से पढ़ा रहा हूं और मैं मानता हूं कि अगर हम अपनी समृद्धि पैसों को नुकसान पहुंचाते हैं तो उसका सीधा नुकसान हमारे स्वास्थ्य को होगा, जो इस वायरस के नुकसान से बहुत ज्यादा होगा। भारत के लिए अच्छी बात है कि उसकी आबादी युवाओं से भरी है, जो कि यूरोप से अलग है। यूरोप में ज्यादातर बुजुर्ग हैं और इसी वजह से वहां ज्यादा मौतें हो रही हैं। यह अच्छी बात है कि बच्चों में बीमारी का असर कम है। युवा खुद अपनी जिंदगी सामान्य तरीके से जी सकते हैं। अब युवाओं को रोकने की कोशिशें पूरी दुनिया में नाकाम हो रही हैं और यह बेहतर होगा कि युवाओं को वो करने दिया जाए जो वो चाहते हैं। अगर मेरे तर्क के मुताबिक हम बात करें तो युवा काफी कम रिस्क पर हैं, इसलिए उन्हें रोकना बेमानी है। हमें उन्हें यह सिखाना चाहिए कि उनका व्यवहार कैसा हो जब वो मेरे जैसे किसी बुजुर्ग के संपर्क में आए। 67 साल है। मैं जानता हूं कि मैं काफी हाई रिस्क पर हूं, तो मैं नहीं चाहता कि युवा मेरे 3 फुट के दायरे में आए। मैं नहीं चाहता कि वो मुझे छुएं और एक सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। हमें उन्हें यही सिखाना होगा। With your life, you are at a very small risk. We need you to remember that. बिल्कुल, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। तो आपका तर्क ये है कि हम युवाओं पर पाबंदियां कम करें, बल्कि जो हमारे बुजुर्ग हैं उन्हें बचाने की कोशिश करें, उन पर पाबंदियां लगाएं। फिलहाल हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद हम आपके भेजे हुए सवालों के जवाब देंगे और साथ ही में करेंगे कोरोना योद्धा के जज्बे। हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अब आपके भेजे हुए सवालों के जवाब देने का वक्त है और प्रोफेसर अनूप कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो एचओडी हैं यूरोलॉजी रोबोटिक्स के सफदरजंग हॉस्पिटल में। शुक्रिया डॉक्टर कुमार हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले हम पहला सवाल ले लेते हैं जो कि इस वक्त हमें भेजा है राखी ने दिल्ली से। मेरा नाम राखी है और मेरा प्रश्न ये है, आज दिल्ली में मेट्रो शुरू होने वाली है और मेट्रो में सफ़र करना हमारे लिए कितना सुरक्षित है और हमें इसके लिए क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? डॉक्टर कुमार। देखिए अंजलि जी, ये क्वेश्चन सभी के दिमाग में है जो भी मेट्रो में सफ़र करना चाहते हैं, और भारत सरकार ने बहुत ही स्पष्ट रूप से ये इंस्ट्रक्शंस दी हैं
सबसे पहले तो जो भी उसमें ट्रेवल कर रहे हैं उनका एक स्क्रीनिंग एंट्री पॉइंट पर ही हो जाएगा। उनका टेम्परेचर को स्क्रीन करके देखा जाएगा कि उनको फीवर है कि नहीं। अगर जिनको फीवर नहीं है उन्हीं को एंटर करने दिया जाएगा। नंबर 2, जब वो एक बार मेट्रो में तो राइड एंटर कर लेंगे, वहां पर उनको डिस्टेंसिंग के लिए प्रॉपर इंस्ट्रक्शन दी गई है कि 2 मीटर का डिस्टेंस वो मेंटेन करेंगे। और सैनिटाइजर को हर एक को अलाउ किया है, 30 ml तक वो सैनिटाइजर अपने साथ लेके जा सकते हैं। तो जो प्रिकॉशंस हम बोलते आए हैं, मास्क मैंडेटरी है, डिस्टेंसिंग मैंडेटरी है, और सैनिटाइजर आपको समय समय पर यूज करना है। जहां तक बात है हाई रिस्क ग्रुप की, 65 ईयर्स से ऊपर जो हमारे पेशेंट हैं, पॉपुलेशन है, और जो बच्चे हैं और जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, इनको बोला गया है कि वो तभी जाएं जब बहुत जरूरत हो। तो अगर आप इन तीनों चीजों का पालन करते हैं तो आपका जो रिस्क है बहुत लो रहेगा। चलिए, इन बातों का ख्याल रखिएगा। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। गरिमा सिंह सवाल पूछ रही हैं। हेलो डॉक्टर, मेरा नाम गरिमा सिंह है। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या कोरोना से इन्फेक्शन का खतरा प्रेग्नेंट लेडीज को बाकी लोगों से ज़्यादा है? डॉक्टर अनूप। देखिए अंजलि जी, बिल्कुल ये कई रिसर्च में पाया गया है कि जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं इनकी इम्यूनिटी एक नॉर्मल महिला के कंपैरिजन में कम रहती है, इसलिए इनको संक्रमण होने का खतरा ज्यादा रहता है। तो ये बिल्कुल सच्चाई है। इसलिए जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनको ज्यादा प्रिकॉशंस लेने हैं। और जैसे हम बोलते आए हैं शुरू से ही, जब तक जरूरत हो आप घर से बाहर तभी निकले जब जरूरत हो, अदरवाइज घर में ही रहे। और आपको जो है सारे प्रिकॉशंस जो है ज्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो करने। बिल्कुल। लेकिन डॉक्टर, अगर इनके अपॉइंटमेंट्स हों डॉक्टर्स के साथ तो आप क्या एडवाइस करेंगे? देखिए, जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं उसमें कुछ अपॉइंटमेंट्स बहुत मैंडेटरी होते हैं, जिसमें फिजिकल एग्जामिनेशन जरूरी होता है, जो हर एक ट्राइमेस्टर में एक बार उनको जाना होता है। तो वो तो उनको जाना ही पड़ेगा। और जहां भी वो जाएंगे, आई एम वेरी श्योर जो डॉक्टर्स हैं प्रॉपर प्रिकॉशंस लेके ही उनको देखेंगे। लेकिन अगर कोई छोटी मोटी उनको कंप्लेंट्स हैं, वो टेली कंसल्टेशन से वो उसको दूर कर सकते हैं। बिल्कुल। तो स्काइप का इस्तेमाल करें, फोन पर बात करें, किसी न किसी तरीके से डॉक्टर से बात करनी हो तो ऐसे ही करें। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए डॉक्टर साहब। और अब वक्त है एक कोरोना योद्धा को सलाम करने का। दिल्ली के राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के एक डॉक्टर ने अपनी ड्यूटी के लिए 6 महीने तक खुद को परिवार से दूर कर लिया। अब 6 महीनों बाद वो घर लौटे हैं तो हर कोई उनके इस त्याग और इस जज्बे को सलाम कर रहा है। देखिए मुकेश सिंह सेंगर की रिपोर्ट। 175 दिन यानी करीब 6 महीने बाद डॉक्टर अजीत जैन जब दिल्ली के कमला नगर में अपने घर में लौटे तो उनके परिवार का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उनकी दोनों बेटियां अपने पिता से गले मिलीं और फिर उनकी आरती उतारी गई। डॉक्टर अजीत दिल्ली के राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं और परिवार से दूर रहकर लगातार कोरोना के मरीजों का इलाज कर रहे थे। घर वालों के लिए ये यादगार और ख़ास मौका है। फैमिली से तो यूजुअली रात को 1-2 बजे ही बात होती थी, तो एक दूसरे को संभल देना ये सब तो करना ही पड़ता था। इमोशनल स्फेयर पे डेफिनेटली, जैसे माय सन जो जी में अपीयर हुआ, ही वाज एक्सपेक्टिंग कि मैं आऊँगा, मैं एग्ज़ाम सेंटर तक लेके जाऊँगा, वापस लेके आऊँगा जैसे यूजुअली होता है, बट ये हो नहीं पाया। ऐसे ही मेरी बेटी की बर्थडे थी, निकल गई। तो ऐसे कई टची मोमेंट्स आते हैं जब आपको लगता है कि आपको होना चाहिए उनके साथ में, आप नहीं हो, लेकिन लगता है ठीक है एक थोड़ी बड़ी जिम्मेदारी है और शायद सेंचुरी में किसी जनरेशन में किसी को ये फेस करना पड़ता है। डॉक्टर अजीत अपने हॉस्पिटल में कोविड के नोडल ऑफिसर भी हैं। इन 6 महीनों में उन्होंने कोरोना से पीड़ित लोगों के परिवारों की कई दर्दनाक घटनाएं देखीं। उन्हें कभी अपने बुजुर्ग माँ बाप की चिंता होती तो कभी अपने बच्चों की, लेकिन उन्होंने मानवता की सेवा के फर्ज को सबसे आगे रखा। डॉक्टर अजीत को इस बात की भी चिंता थी कि कहीं उनके जाने से घर वालों को कोरोना संक्रमण न हो जाए, लेकिन इस मुश्किल दौर में उनका परिवार और वो एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाते रहे। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेरा बर्थडे हो और पापा ना हो, मतलब आना होता ही था। आज तक 19 सालों में एक बर्थडे भी ऐसा नहीं हुआ था।
बट ठीक है, हम लोग उस टाइम पे भी वीडियो कॉल से कनेक्टेड रहे। फिर लाइक हम सभी का बर्थडे था, फिर जैसे भाई का भी एग्ज़ाम आया तो हमें था कि क्योंकि ऐसी जगह पे जाना था, बट फिर हमें लगा कि कोई बात नहीं, वो कर रहे हैं। फिर उनको जब रिकॉग्निशन मिला था सीएम से, तब हम लोगों ने सारी अपनी क्लास में बताया, हमें भी, हमारी भी खूब वाहवाही हुई। डॉक्टर अजीत की पत्नी के ऊपर दोहरी जिम्मेदारी थी। वो मोहल्ला क्लिनिक में डॉक्टर हैं, कोरोना के इस पूरे दौर में भी अपनी ड्यूटी करती रहीं और घर भी संभाला। जी, एक्चुअली क्या कि जब डॉक्टर बनते हैं तो ये सोच नहीं आती कि कुछ इन्फेक्शन हो जाएगा हमें। हम तो हमेशा से ही इन्फेक्शन में ही रहे बीच में, तो आराम से जैसे ड्यूटी होती है वैसे चले जाते थे, तो कुछ इन्फेक्शन का कभी डर भी नहीं आया, ख्याल में भी नहीं आया मन में। डॉक्टर अजीत इन 6 महीनों में करीब 2500 कोरोना मरीजों को देख चुके हैं। वो व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए हर कोरोना मरीज के साथ जुड़े हैं, उनका हालचाल लेते रहते हैं। फिलहाल वो 15 दिन की छुट्टी पर घर पर हैं। अपने परिवार की चिंता छोड़कर 6 महीने तक कोरोना से जंग और लोगों की जान बचाने के बाद डॉक्टर अजीत अपने घर पर हैं, अपने परिवार के साथ हैं, लेकिन कुछ ही दिन में ये वापस अपनी ड्यूटी पर लौट जाएंगे। अगर कोरोना के इस दौर को याद रखा जाएगा तो ऐसे कोरोना वॉरियर्स को भी लोग हमेशा याद रखेंगे। नई दिल्ली से कैमरामैन गौरी प्रसाद के साथ मैं मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। तो जाते जाते हम बस यही कहना चाहेंगे, हमारे कोरोना वॉरियर्स को तो सबका ख्याल रखना पड़ता है। आपको बस इसी बात का ख्याल रखना है कि आप मास्क पहने और हाथ को लगातार सैनिटाइजर या साबुन से साफ करते रहें। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।